हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर को। फ्रेंड्स, हम पिछले 5 वीडियो करंट अफेयर का कर चुके हैं जो कि एडिटोरियल का वार्षिकांक है और ये जून 2026 तक का है। जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक है। और आज जो पढ़ेंगे हम वो नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को पढ़ेंगे और इसमें 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आपने इससे पहले 5 वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको आई बटन में जब आ रहा होगा वहां पे तो रिकमेंडेशन आप वहां से देख सकते हैं जाकर के। हालांकि हमने इसका एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट भी इसको बना दिया है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे ये ISFR रिपोर्ट आता है। ठीक है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था और ISFR 2023 इस रिपोर्ट की श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसका विमोचन किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना है? 21.76% है। और यहाँ केवल 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। यहाँ भारत में वन आवरण देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वृक्ष आवरण देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। और 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े को भी देख लेते हैं। वन आवरण हमारा जो कितना प्रतिशत है, ये 21.76% है ये। और इसमें वृद्धि कितना हुआ? 156 किलोमीटर वृद्धि हुआ। ये टोटल 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर है ये। और वृक्षावरण जो है हमारा 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3.41% है वृक्षावरण। और ये इसमें वृद्धि हुई है 1289 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। और कुल इतना आप देख लीजिए ये है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, और फिर उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले जो राज्य हैं उसमें हरियाणा है, पंजाब है और फिर गोवा है। ठीक है। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले क्रम से 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तो हमने भी बता भी दिया यहाँ पे आपको। अब देखते हैं हम लोग सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो मिजोरम है, यहाँ पे 242 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर वृद्धि हुआ है। गुजरात में हुआ है, फिर उड़ीसा में है। ठीक है। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले क्रम से 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है, यहाँ पे 85.34%। और फिर अरुणाचल प्रदेश में 78.67%। और सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं हम। ये आज देखे थे हमने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप जो है वहां पे 91.33% और अंडमान निकोबार में 81.62% है ना। भारत में घने एवं खुले वन, बहुत घने वन जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में है। मध्यम रूप से घने वन ये है मध्य प्रदेश में, और फिर खुले वन जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। कुछ और अन्य पॉइंट देख लेते हैं। भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियां हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्रफल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस जो है वो पहला स्थान है। पश्चिमी घाट परिस्थिति संवेदनशील यानी WGES के अंतर्गत सभी जिलों में
वन आवरण 44,000 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। और देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। 2023 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट के आधार पर यह हुआ, देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन कह लीजिए 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ये भारत में मैंग्रोव कच्छ क्षेत्र वाले कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2021 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। और इसमें रैंक के देख लेते हैं। प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान है गुजरात, तीसरा स्थान है अंडमान निकोबार। ठीक है, और मैंग्रोव की यहाँ पर क्षेत्रफल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में है 2119 किलोमीटर, गुजरात में 1164 किलोमीटर स्क्वायर और अंडमान निकोबार में 608 किलोमीटर स्क्वायर है। और सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो पहला स्थान है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र और फिर तीसरा स्थान है कर्नाटक, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में रामसर स्थल देख लेते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं और 30 जून 2026 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुल आर्द्र भूमि संख्या 100 थी, अब लेकिन बढ़ के 101 हो गई, एक अभी हाल ही में बढ़ा है। तो वर्ष 2024-26 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 101 अभी हो गया। ठीक है, 2024 से 26 में रामसर अभी समय में शामिल होने वाले भारत की आर्द्र भूमियां देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या फिर सुरहाताल, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। 2026 में ये अधिसूचित किया गया, इसको शामिल किया गया कह लीजिए आप एक तरह से। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है, 2026 में इसको शामिल किया गया है। पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में। आप कभी कंफ्यूज करके पटना पक्षी अभ्यारण्य को पटना बिहार मत लगा दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये 2026 में इसका चयन किया गया है। छारी ढाड़ 2026 ये गुजरात में है। सिलीसेड झील ये अरवल में है, राजस्थान में है। और कोपरा जलाशय बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ में 2025 में इसको सूची में शामिल किया गया है। और गोगा बील झील जो है ये कटिहार में, गोगा बील झील इसको 2025 में शामिल किया गया रामसर सूची में, बिहार में है गोगा बील। गोकुल जलाशय बक्सर ये भी बिहार में है, इसको 25 में शामिल किया गया है। और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण ये भी बिहार में है, 2025 में इसको शामिल किया गया है। बिहार में कुल 6 रामसर स्थल है। ठीक है, किचन वेटलैंड साइट ये राजस्थान में है और मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है वो राजस्थान में है। उधवा झील ये है झारखंड में है। खेचोपलरी आर्द्रभूमि ये है सिक्किम में है। ठीक है, और हर्तगल पक्षी अभ्यारण्य जो है ये है हमारा तमिलनाडु में है। और शक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य ये हमारा तमिलनाडु में है। और नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, सबसे अधिक तमिलनाडु में आपको रामसर साइट देखने को मिलेगा। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में। नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये भी जमुई बिहार में ही है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में है, यहाँ देख लीजिए। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में है। अगनाशनी मुहाना संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में है। और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। और फिर लॉन्गवुड 16 रिजर्व 1 ये तमिलनाडु में है। एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 101 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ 100 लिखा है लेकिन एक हाल ही में ये बढ़ चुका है वर्तमान में। ठीक है, एवं वैश्विक स्तर पर यह तीसरे स्थान पर है। ये भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के 13 रामसर स्थल इसमें शामिल है। 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है सुंदरवन वेटलैंड है, वो पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल ये रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल ये हरिके बैराज में है। और कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि, जिसमें सबसे अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में रामसर स्थल का कुल क्षेत्रफल 13,87,612 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे हम विश्व पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंट का ये है। ठीक है,
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने देशव्यापी एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया और दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन भी किया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में कई दशकों बाद एक अत्यंत दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल देखने को मिला है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कैराकल क्या है, जो हाल ही में अभी चर्चा में रहा है, तो आपको याद रखना है जंगली बिल्ली है, जो कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ये देखा गया है। केरल वन विभाग ने वन्यजीव अपराधों के प्रभावी प्रबंधन और अभियोजन के लिए हॉक हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कैरनाल नामक भारत की पहली डिजिटल न्यायपालिका एकीकृत प्रणाली लॉन्च की है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक दुर्लभ उल्लू मिला है जिसकी आंखों का रंग अलग अलग है, एक नीली और दूसरी नॉर्मल है। यह हेट्रोक्रोमिया नाम की जेनेटिक कंडीशन की वजह से है ये, ठीक है। दुर्लभ उल्लू कहाँ मिला है? उत्तराखंड के बागेश्वर में मिला है। और किस कारण से उसके एक आंख नीली और दूसरी आंख नॉर्मल है? वो हेट्रोक्रोमिया नाम के एक जेनेटिक कंडीशन से उसके वजह से है। अब हम लोग देख लेते हैं लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के पास पोटैटो पैच के रूप में जाने जाने वाली प्रवाल प्रजाति पावोना क्लेवस की एक विशाल जीवित कॉलोनी की खोज की गई है। CSIR ने अपने स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के तहत ओडिशा के केंद्रपाड़ा में इंसान मगरमच्छ टकराव को रोकने के लिए एक AI बेस्ड अलर्ट सिस्टम लगाया, जिसे CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने होस्ट किया। गोवा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पश्चिमी घाट की विरासत की रक्षा हेतु बाघेरी पहाड़ी और साओ जोड़ द्वीप को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बुरहा पहाड़ रेंज में सफारी के दौरान एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल दिखाई दिया था। कहाँ पे? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लंबी और पतली थूथन वाले इस घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना है। और मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और उसके 4 शावक की मौत हो गई है। वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने इस मौत की वजह कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV जानलेवा फैलना बताया है। यह वायरस फेफड़ों के इन्फेक्शन से जुड़ा है जो कुत्तों से फैलता है। ये हरियाणा की पहली नक्षत्र वाटिका यानी कॉन्स्टेलेशन गार्डन हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड यानी HSHDB द्वारा विकसित किया गया। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड यह अनूठी वाटिका पेहोक के स्योंसर वन क्षेत्र में सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित की गई है। अमोलोप्स कमल नामक मेढक की एक नई प्रजाति की खोज नागालैंड राज्य में किया गया है। इसका सामान्य नाम नागालैंड कैस्केड फ्रॉग है। देखिए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। अमोलोप्स कमल नामक एक मेढक की नई प्रजाति की खोज हुई है जो नागालैंड राज्य में है। इसका जो सामान्य नाम है नागालैंड कैस्केड फ्रॉग है। इस मेढक का नाम गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज के जंतु विज्ञान के शिक्षक स्वर्गीय डॉक्टर कमल चौधरी के सम्मान में रखा गया। यहाँ पर देख लीजिए, है ना। कोस्टा रिका ने मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण हेतु क्लोडोमिरो पिकाडो संस्थान द्वारा विकसित ICP-App नामक एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो विशेष रूप से सांपों की पहचान में मदद करेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 1967 से अब तक 315 झीलें पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। और लद्दाख में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट को भारतीय सेना, भारत तिब्बत पुलिस ITBP और सीमा सड़क संगठन BRO के साथ स्थानीय समुदायों के सहयोग प्राप्त इसमें हुआ है। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति मेघालय राज्य में खोज हुई है। इस समूह के सांपों को आमतौर पर रीड स्नैक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में एक नई पादप प्रजाति, यहाँ देखिए स्टोरॉनथेरा ओरोग्लोसा की खोज अरुणाचल प्रदेश राज्य में की गई है। जीवाश्म विज्ञानियों ने देहरादून और सहारनपुर सीमा के पास शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी मोहन क्षेत्र में 45 से 48 लाख वर्ष पुराने मीठे पानी की गोरामी मछली के दुर्लभ जीवाश्म खोजे हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने गुजरात को 33 वर्षों बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्रदान किया है। किसने? NTCA ने गुजरात राज्य को, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां पेरू द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त कर दुनिया के पहले कीट बन गए हैं। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दुनिया में ऐसे पहला कौन सा कीट है जिसको कि कानूनी अधिकार दिया गया है, तो आपको याद रखना एक मधुमक्खी थी और ये अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी है, ठीक है। और पेरू द्वारा इसको कानूनी अधिकार दिया गया था।
अब देख लेते हैं अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर के नाम पर किया गया है। और वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड के गहरे समुद्र में 300 से 400 साल पुराना एक विशाल काला मूंगा खोजा है। ये हालिया भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने पुष्टि की है ऑस्ट्रेलिया की फिके नदी संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर अस्तित्व में रहने वाली नदी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी एवं मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन का दूसरा व्यापक सर्वे शुरू किया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली रेंज में स्थित राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है ना। इसको कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। गंडक को विश्व के 6 प्रमुख घड़ियाल हैबिटेट में शामिल किया गया है। चंबल के बाद सबसे अधिक घड़ियाल लगभग 400 गंडक नदी में पाए जाते हैं। नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फेक जिले के एक सामुदायिक रूप से संरक्षित उच्च ऊंचाई वाले जंगल में होया नगाएंसिस नामक एक नई पादप प्रजाति की खोज की है। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा जू में हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण के कारण 10 काले हिरण ब्लैक बक्स की मौत हो गई है। यह संक्रमण हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से हुआ है जो पास्चुरेला बैक्टीरिया से फैलता है। केरल के वायनाड के वर्षा वनों में डोलोमिडेस इंडिकस नामक मछली पकड़ने वाली राफ्ट फिशिंग मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो भारत में इस जीनस वंश की पहली पहचान है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन कार्बन सिंक के कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाला दुनिया का पहला वन बन गया है। क्या? कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत के रूप में ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन है ना। हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया। इसका जन्म कोनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। कहां पे? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान ने धान की पराली से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु में नागमलाई पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। पुनः राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन अबू धाबी UAE में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ है। वैश्विक संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है, तब प्रथम स्थान पर रूस है। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90वां स्टेट मेंबर तुवालू बना है। 90वां स्टेट मेंबर कौन बना है? तुवालू बना है। अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बना है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है। इसमें कुल 43 घास के मैदानी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई है, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 2 लुप्त प्राय और 6 संवेदनशील प्रजातियां शामिल है। ये लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के सियोक गांव में बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, औषधीय पौधों और पारंपरिक फलों का संरक्षण करना है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR में प्रारंभ करने की घोषणा की तमिलनाडु ने की है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य है और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैल बाघ अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य है और सबसे बड़ा जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है, असम राज्य की हरगिला सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। हरगिला सेना मॉडल क्या है? एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। ये बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति
2025 लागू की है। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 50% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कुल नॉन फॉसिल कैपेसिटी 283.46 गीगावाट है। इसमें से 274.68 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 150.26 गीगावाट और सोलर पावर और 56.09 गीगावाट विंड पावर और 11.75 गीगावाट बायो एनर्जी और 5.17 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर और 51.41 गीगावाट लार्ज हाइड्रो पावर और 8.78 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी शामिल है। इसमें देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू की है। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गाहिरमाथा तट पर ऑलिव रिडले कछुओं के लिए रेस्क्यू तो ऑपरेशन ओलिविया चलाया। ऑपरेशन ओलिविया क्यों चलाया गया है? तो ऑलिव रिडले कछुआ के संरक्षण के लिए, है ना। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 283.46 गीगावाट वित्त वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है ये। और कुल नवीकरणीय ऊर्जा 274.68 गीगावाट है और कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150.26 गीगावाट है और कुल पवन ऊर्जा क्षमता 56.09 गीगावाट है। ये नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर है, उसके बाद गुजरात है, तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का तीसरा स्थान है, जहां सौर ऊर्जा में भारत का तीसरा स्थान है, पवन ऊर्जा में भी चौथा स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां जो बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी करता है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। यह नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। ये ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीप पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। कहां पे? निंगलू रीप पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशंस। ऑपरेशन अमिस्ताद वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा राहत और बचाव कार्य के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। और ऑपरेशन अंतिम प्रहार ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने के लिए घोषित किया गया था। ऑपरेशन अंतिम प्रहार, ऑपरेशन अप स्ट्रीम जो है ये, यहाँ देखिए ऑपरेशन अप स्ट्रीम विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, इंटरपोल और यूरोपोल के सहयोग से चलाया जा रहा है। उद्देश्य जो है इसकी प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को लक्षित करके डोपिंग पर अंकुश लगाना है। ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य में चलाया है। ऑपरेशन त्रासी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन त्रासी, ठीक है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन मेगा बुरू झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और कोल्हान जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान था। ऑपरेशन स्वदेश, इसे ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यहाँ देखिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये क्या है? अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन हॉकआई, यहाँ देखिए ऑपरेशन हॉकआई, इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस, ये एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए शुरू किया है। ये ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, यहाँ देखिए ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। ये ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, ये नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर इसलिए नार्को आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए, है ना। ऑपरेशन सागर बंधु, ये विनाशकारी चक्रवात बितवा से आए श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की राहत के लिए इस ऑपरेशन को भारत सरकार द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन राहत जो है, यहाँ देख लीजिए ऑपरेशन राहत, सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाव और मानवीय सहायता प्रदान की थी। ऑपरेशन संस्कार,
ऑपरेशन संस्कार, राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा 22 गिरोहों पर निगरानी व कार्रवाई करना। ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा के साथ ही 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों के धार्मिक वेश पहनकर लोगों को ठगने का या धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन शिवा जो है वो दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्री मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन शिवा तो देख लिया हमने। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई शहरों, कई सैन्य हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया है और निशाना भी बनाया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। ये ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। ये ऑपरेशन सिंधु, ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर है, यहाँ देख लीजिए। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ऑपरेशन शील्ड जो है ये भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, ऑपरेशन शील्ड। अब हम देख लेते हैं 2025-26 के प्रमुख कुछ सैन्य अभ्यास को देख लेते हैं। पिच ब्लैक 2026, यहाँ देखिए पिच ब्लैक 2026 ये जुलाई अगस्त 2026 में हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और वायुसेना ने इसका किया था और ऑस्ट्रेलिया में इसका हुआ था। ठीक है, सैन्य अभ्यास। खान क्वेस्ट 2026 ये बहुराष्ट्रीय था और इसमें थल सेना ने भाग लिया था, ये मंगोलिया में हुआ था। प्रगति है ऑपरेशन सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 जो है ये बहुराष्ट्रीय है, तीनों सेनाओं ने का इसमें भाग लिया था और उमरोई मेघालय में इसका आयोजन हुआ था। इसका अभ्यास सिनबैक्स 2 2026, अभ्यास सिनबैक्स 2 2026 भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ था, तीनों सेनाओं में भाग लिया था और कंबोडिया में हुआ था। ठीक है, बालिकातन 2026 ये बहुराष्ट्रीय है और तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था, फिलीपींस में हुआ था। दस्तलिक 2026 जो है ये भारत एवं उज्बेकिस्तान देश में शामिल थे और थल सेना ने इसमें भाग लिया था और ये नमंगन उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये ठीक है, IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज TTX 2026 ये बहुराष्ट्रीय है, इसमें नौसेना ने भाग लिया था और कोची केरल में हुआ था। ये द्वीप शक्ति 2026 मार्च 2026 घरेलू तीनों सेना थे, इसमें पोर्ट ब्लेयर में हुआ था द्वीप शक्ति। काकाडो 2026 जो है ये बहुराष्ट्रीय था, यहाँ देखिए काकाडो बहुराष्ट्रीय था और नौसेना इसमें थे शामिल और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था काकाडो, ये नौसेना अभ्यास था। ये सी ड्रैगन 2026 ये जो हुआ था ये बहुराष्ट्रीय, नौसेना ने इसमें भाग लिया था और गुआम अमेरिका में हुआ था। ये ठीक है, सी ड्रैगन। लामित ये 2026 जो 11वां संस्करण हुआ था, ये भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ था, इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था और ये सेशेल्स में हुआ था। ये वज्र प्रहार 2026 जो है ये भारत अमेरिका के बीच में हुआ था, थल सेना के द्वारा हुआ था और बकलोह और हिमाचल प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है, धर्म गार्जियन 2026 हुआ था, ये भारत जापान के बीच में हुआ था, थल सेना इसमें भाग लिए थे और चौबटिया उत्तराखंड में आयोजन स्थल था इसका। ठीक है, वायु शक्ति 2026 जो है घरेलू IAF की सभी इकाइयां वायुसेना इसमें भाग लिए थे और पोखरण रेंज जैसलमेर में आयोजन हुआ था। ये मिलन 2026 सैन्य अभ्यास जो हुआ था ये इसमें बहुराष्ट्रीय इसमें शामिल थे, मल्टीनेशनल थे इसमें और इसमें नौसेना ने भाग लिया था, ये हुआ था विशाखापट्टनम में आयोजन। ठीक है, खंजर 2026 जो हुआ था ये भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, थल सेना इसमें भाग लिए थे और मिसामारी असम में आयोजन हुआ था। ये दोस्ती सैन्य अभ्यास जो हुआ था ये भारत श्रीलंका मालदीव के तीनों इसमें शामिल थे और इसमें नौसेना ने भाग लिया था और ये मालदीव में ही हुआ था दोस्ती 2026। एक्वेरियन 2025 जो हुआ था सैन्य अभ्यास, यहाँ देखिए एक्वेरियन 2025 भारत और मालदीव के बीच हुआ था, ये थल सेना ने इसमें भाग लिया था
और तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजन था। अब केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया गया, ठीक है। हरिमऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच हुआ था और थल सेना ने इसमें भाग लिया था और राजस्थान में हुआ था ये। गरुड़ शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ था। गरुड़ शक्ति में थल सेना ने भाग लिया था और ये हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। सूर्य किरण जो है ऑपरेशन, याद देखिए सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास था ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ और थल सेना ने इसमें भाग लिया और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन स्थल था, है ना। गरुड़ देख लेते हैं। गरुड़, एक तो हम गरुड़ शक्ति उसको कंफ्यूज नहीं करना है। गरुड़ शक्ति जो है उसमें भारत और इंडोनेशिया ने भाग लिया था और थल सेना थे उसमें, कहाँ हुआ था ये, हिमाचल प्रदेश में। और जो गरुड़ 2025 हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये वायुसेना ने इसमें भाग लिया था और मॉन्ट डे मार्सन एयर बेस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस में ही है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इससे आगे। मालाबार 2025 भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसमें नौसेना के द्वारा हुआ था और गुआम और अमेरिका में हुआ था, ठीक है। नौसेना इसमें शामिल थे। मालाबार में कौन कौन से कंट्री शामिल थे, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। विन बैक्स जो सैन्य अभ्यास था ये भारत और वियतनाम के बीच में, इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था और हनोई वियतनाम में हुआ था ये। और ये मित्र शक्ति 2025 जो हुआ था ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था और इसमें पार्टिसिपेट किया था थल सेना ने और बेलगावी कर्नाटक में ये आयोजन हुआ था ये। अजय वॉरियर जो सैन्य अभ्यास है ये हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच में, थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये कहाँ पे हुआ था, ये राजस्थान में। अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास, ठीक है। आस इंडेक्स 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए आस इंडेक्स 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। इसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट किया और ये उत्तरी प्रशांत महासागर में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। जिमैक्स 2025 ये जापान, यहाँ देखिए जिमैक्स जापान और इंडिया इसमें सहभागी देश थे और ये नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो आयोजन स्थल हुआ था वो योकोसुको बंदरगाह ये जापान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आस्ट्रा हिंद जो सैन्य अभ्यास था ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, शब्दों से ही पता चलता है आस्ट्रा हिंद। इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था इसका, है ना। इंदिरा 2025 जो है ये सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ था। इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया और ये राजस्थान में आयोजन इसका हुआ था। कोंकण 2025 जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। इसमें जो पार्टिसिपेट किया था नौसेना ने किया था और भारत के पश्चिमी तट अरब सागर में ये आयोजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग समुद्र शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था और नौसेना इसमें पार्टिसिपेट किए थे और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। अब हम लेते हैं मैत्री अभ्यास 2025 देख लेते हैं। मैत्री अभ्यास 2025 भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था और थल सेना इसके पार्टिसिपेट में किए थे और ये उमरोई मेघालय में इसका आयोजन स्थल था, है ना। अब हम देख लेते हैं सीमेबैक्स जो 32वां संस्करण है भारत और सिंगापुर में हुआ था। नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सिंगापुर में आयोजन हुआ था ये। सिली नेक्स्ट 12वां संस्करण जो है ये 2025 में हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कोलंबो में आयोजन हुआ था इसका। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया, जोधपुर राजस्थान में आयोजन हुआ था ये। जा माता तटरक्षक अभ्यास, देखिए जा माता तटरक्षक अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ था। नौसेना ने पार्टिसिपेट किया था और चेन्नई में आयोजन हुआ था इसका। शक्ति अभ्यास 2025 जो है जुलाई 2025 में हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। थल सेना ने पार्टिसिपेट किया और फ्रांस में ये आयोजन हुआ था इसका। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था और इसमें थल सेना ने पार्टिसिपेट किया और ये उलान बटार मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ था ये। टाइगर क्लॉ 2025 ये पहला संस्करण है, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट किए थे और ये हुआ था बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ था इसका आयोजन स्थल, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं 2025 के कुछ प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं, इंडेक्सेस को देख लेते हैं। इंडेक्सेस से भी काफी सवाल बनते हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या फिर रेलवे हो या फिर टीआरई4 हो। कई सारे एग्जाम्स में सूचकांक यानी इंडेक्स से सवाल पूछा जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए पानी पी लेता हूं मैं।
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक, ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है इसके, और इसमें पहले स्थान अमेरिका में, और भारत वर्तमान में ये चौथे स्थान पर है। पहले भारत थे तीसरे स्थान पर थे, है ना। एशिया पावर सूचकांक 2025 जारी करता है, ये लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के हैं। इसमें अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें तीसरा है, और 2024 में भी भारत का स्थान तीसरा ही था एशिया पावर सूचकांक में। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर, और ये पहला स्थान है अमेरिका, भारत का स्थान है फोर्थ है ये। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में डेजन सिरा एंड एसोसिएट्स हांगकांग में इसके जारी करता है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के। चीन इसमें पहला स्थान पर, इंडिया का स्थान है हमारा 6 है। जलवायु जोखिम सूचकांक जो है ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, और पहला स्थान है इसमें डोमिनिका, और इंडिया का स्थान इसमें 9वां है, पहले था ये 6ठा था, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसमें पहले स्थान इसमें पाकिस्तान है, भारत का स्थान 13वें है इसमें, ठीक है। और अंतिम स्थान पे यहाँ पे जिम्बाब्वे है, यहाँ पे यहाँ देखिए। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स क्वार्टरली साइमंड्स यूएसए में पहले स्थान पर है, इंडिया का स्थान इसमें 13 है ये। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 ये अंकटाट के द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान इसमें 15 है। 2023 में 16वें स्थान थे। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी किया था, सिंगापुर पहले स्थान पर है, और इंडिया हमारा 16वें स्थान पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2026, यहाँ देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 स्टार्टअप ब्लिंक के जारी करता है, और अमेरिका पहले स्थान पर, और भारत का स्थान 21 है, और 2025 में 22 था ये। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, प्रथम 3 स्थान में कोई नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, और भारत का हमारा स्थान है 23वां है ये। सतत व्यापार सूचकांक 2025 ये हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। सतत व्यापार सूचकांक हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा जारी किया था, और यूनाइटेड किंगडम के पहले स्थान पर, 23वें स्थान इसमें भारत है ये। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ये स्वीडन द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें स्वीडन में पहले स्थान पर, भारत का स्थान इसमें 36वां स्थान है, ठीक है। थोड़ा इसको फिर से कर लेते हैं। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स ये 25 है, जारी करता है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट है, स्वीडन पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान 36वां है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान है 38 है, पहले थे 24 में 39वां स्थान था ये। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, सिंगापुर पहले स्थान पर, भारत का स्थान 44 है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 इसको जारी किया जाता है मर्सर के द्वारा, नीदरलैंड पहले स्थान पर है, भारत का स्थान है हमारा इसमें 52वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए, और इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान इसमें 63वां है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पे बताया नहीं कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में अंतिम स्थान में भारत है, ठीक है, 52वां स्थान जो था। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है चैडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया था, सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 71वां है ये। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान इसमें 71 है इसमें, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 86 है, और अंतिम स्थान में वेनेजुएला है इसमें। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 जो है ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें पहले स्थान की जानकारी नहीं है, भारत जो है 99 पे है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। ग्लोबल 100 इंडेक्स 2025 जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हुंगर हेल्प द्वारा जारी किया जाता है, अर्मेनिया पहले स्थान पर है, और भारत जो है 102वें रैंक पर है, और सोमालिया इसमें अंतिम स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है, और इसमें आइसलैंड इसमें जो है पहले स्थान पर, और भारत का स्थान है इसमें 115 है इसमें, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 116 है इसमें, है ना। और इसमें अंतिम पायदान पर जो है वो हमारा अफगानिस्तान है, हमारे बगल वाले पड़ोसी देश। अब हम लोग देख लेते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। यहाँ देख लीजिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। हांगकांग इसमें पहले स्थान पर, भारत का स्थान 128 में है इसमें, है ना। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान है, इंडिया का स्थान 128 में और सबसे अंतिम में है उत्तर कोरिया है। ये मानव विकास सूचकांक 2025 है, इसको जारी किया था यूएनडीपी द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, और इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड है और भारत का स्थान है 130 है। स्कोर भारत का कितना है 0.685 है इसमें, ठीक है। और अंतिम में दक्षिण सूडान है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स, इसको जारी करता कौन है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट, GIWPS और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो। पहले स्थान पर डेनमार्क और अंतिम स्थान पर है 131। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 विश्व आर्थिक मंच इसके जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप को। आइसलैंड पहले स्थान पर है और अंतिम स्थान पे है, 131वां स्थान पे भारत है और अंतिम में पाकिस्तान है इसमें, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है, WEF द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 157 है और इरिट्रिया इसमें सबसे अंतिम स्थान पे है। तो फ्रेंड्स, अब हम 2025-26 के कुछ महत्वपूर्ण जो उसके दिवस हैं उसको पढ़ेंगे और कुछ थीम है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम प्रमुख खेल घटनाक्रम भी देखेंगे, ठीक है। चलिए क्रम वाइज से देखते रहते हैं। सांख्यिकी दिवस जो मनाया गया वो 29 जून को मनाया गया है। इसका थीम था 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सर्वे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया 22 मई को। इसका जो थीम था एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट था इसका। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था 12 मई को, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया गया, शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी है, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स, इसका जो थीम है रेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट, इसका थीम है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखो मलेरिया, इसका देखते हैं आगे। मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस जो है ये कब मनाया गया, 25 अप्रैल को मनाया गया। इसका जो थीम है वो है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। इसका जो थीम था आवर पावर आवर प्लानेट था, इसका थीम था, है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, यहाँ देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस मनाया गया, है ना। विश्व टीवी दिवस जो मनाया गया है वो 24 मार्च को मनाया गया और इसका जो थीम था यस वी कैन इन टीवी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। बिहार दिवस मनाया गया 114वां, ये 22 मार्च को। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार मनाया गया है। विश्व जल दिवस मनाया गया था 22 मार्च को, वाटर एंड जेंडर इक्वलिटी, है ना। विश्व जल दिवस का थीम पूछ ले एग्जाम में, अब क्या बताएंगे, वाटर एंड जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया गया 21 मार्च को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। और फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक इसका जो थीम था इसका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को। इसका जो थीम है गिव टू गेन है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स, इसका थीम है ये। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था 28 फरवरी को। वुमेन इन साइंस कैटलिजिंग विकसित भारत है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को। यूनाइटेड बाय यूनिक इसका थीम था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी 2026 को मनाया गया। वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग आवर कल्चरल हेरिटेज, ये इसका थीम था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया और 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, इसका ये थीम था इस बार का, ठीक है। 77वां गणतंत्र दिवस था ये। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, आपको पता ही है। इसका जो थीम है इग्नाइट द इम्पैक्ट द वर्ल्ड। विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका।
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत है ये। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियली का थीम था, ठीक है। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसका जो थीम क्या है? ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया गया वो 14 नवंबर को मनाया गया। इसका थीम था डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज था, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 27 सितंबर को। इसका जो थीम था टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन था इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रमुख खेल घटनाक्रम देखते हैं फ्रेंड्स। आईसीसी महिला एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2025 देखते हैं, फिर दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 भी देखेंगे, है ना। संस्करण इसका 13वां था और ये पहला स्थान था, ठीक है। आयोजन भारत श्रीलंका के बीच में हुआ था और भारत और श्रीलंका इसमें, अच्छा यहाँ भारत और श्रीलंका में ये भी आयोजित हुआ था। दृष्टिबाधित T20 विश्व कप ये भी भारत और श्रीलंका में आयोजन हुआ था इसका, और ये पहला था ये, ठीक है। इसमें जो आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में से विजेता भारत है, 52 रनों से जीता है। और दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जो 2025 है इसमें भारत 7 विकेट से इसमें जीता है, ठीक है। और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है इसमें आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में। और दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में नेपाल इसमें विजेता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही है आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में, 22 विकेट लिया था इन्होंने। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में शेफाली वर्मा रही है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, और फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी देखेंगे 2025, और फिर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 देखेंगे, ठीक है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड जो आयोजन हुआ था ये जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ था। इसमें विजेता जो रहे 6ठी बार भारत रहे हैं, और उप विजेता जो रहे वो इंग्लैंड रहे हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये वैभव सूर्यवंशी रहे। अंडर 19 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है इसका आयोजन भारत, पाकिस्तान और यूएई में हुआ था, और भारत इसमें विजेता रहे हैं 3री बार। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र रहा है, ठीक है। और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में इंग्लैंड में आयोजन हुआ था, विजेता दक्षिण अफ्रीका और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं आईपीएल 2026 और फिर डब्ल्यूपीएल 2026 के बारे में। आईपीएल 2026 ये 19वां संस्करण था। विजेता थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार 2री बार, और उप विजेता गुजरात टाइटंस। और ऑरेंज कप जो थे सर्वाधिक रन वैभव सूर्यवंशी 776 रन बनाए थे उन्होंने। और पर्पल कैप जो है सर्वाधिक विकेट कागिसो रबाडा 29, ठीक है। डब्ल्यूपीएल देख लेते हैं, इसमें भी विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही रहे हैं, और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। और इसके जो ऑरेंज कप सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन थे? स्मृति मंधाना 370 रन, और पर्पल कप सोफी डिवाइन 17 विकेट, है ना। अब हम लेते हैं 10वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026, 10वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026, और फिर 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2024। आयोजन हुआ था भारत और श्रीलंका में, और विजेता रहे भारत 3री बार, उप विजेता न्यूजीलैंड। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन। 10वां पुरुष T20 में वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं 2026 की। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे जसप्रीत बुमराह, है ना। और 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन हुआ था यूएई में। पहले बांग्लादेश में प्रस्तावित था, लेकिन फिर बाद में यूएई में हुआ। और विजेता इसमें न्यूजीलैंड रहे, और इसमें उप विजेता जो रहे दक्षिण अफ्रीका। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमेलिया केर रहे 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप में 2024 की बात कर रहा है ना। और फिर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे अमेलिया केर रहे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में विजेता झारखंड रहे, उप विजेता हरियाणा रहे। और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विदर्भ इसमें विजेता रहे, और सौराष्ट्र इसमें उप विजेता रहे हैं, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं रणजी ट्रॉफी 2025-26, और फिर देखेंगे रणजी ट्रॉफी 2024-25। फाइनल मैच हुबली के एससी स्टेडियम में, और विजेता जम्मू कश्मीर पहली बार, और उप विजेता कर्नाटक रहे। और रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ स्टेडियम नागपुर में हुआ था, और विजेता विदर्भ 3री बार रहे, और केरल फिर इसमें उप विजेता रहे हैं। दलीप ट्रॉफी 2025 देख लेते हैं, और दलीप ट्रॉफी 2024 भी देख लेते हैं। विजेता सेंट्रल जोन, उप विजेता साउथ जोन रहे दलीप ट्रॉफी में। और दलीप ट्रॉफी 2024 में इंडिया विजेता रहे, और इंडिया सी उप विजेता रहे हैं। ईरानी ट्रॉफी 2025 जो इसमें विजेता रहे विदर्भ, और उप विजेता रहे शेष भारत। और ईरानी ट्रॉफी 2024 में मुंबई रहे विजेता, और उप विजेता रहे शेष भारत। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास जो लेने वाले कौन कौन से हैं? तो विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, इन्होंने 123 टेस्ट मैच खेला है।
और 9,230 रन बनाया और 30 शतक लगाया इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने 67 टेस्ट मैच खेला है और 4,301 रन बनाया इन्होंने, 12 शतक लगाया है। और रविंद्र अश्विन जो है ये, इन्होंने 106 टेस्ट मैच खेला है और 537 विकेट इसमें लिया है और 6 शतक लगाए इन्होंने। अब अन्य क्रिकेट के कुछ और घटनाक्रम को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने गंभीर उल्लंघन और प्रशासनिक विफलताओं के कारण कनाडा टेस्ट क्रिकेट की सदस्यता को रद्द कर दिया है। और केन विलियमसन न्यूजीलैंड के एक मशहूर क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। टाइम की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय स्मृति मंधाना है ये। इंग्लैंड और वेल्स में महिला टी20 विश्व कप का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और फिर टी20 विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई है, 166 विकेट है ना। आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत शीर्ष स्थान पर बरकरार है। दूसरे तीसरे स्थान पर क्रम से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। विराट कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ ने यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक बन गए हैं। और नेपाली स्पिनर संदीप लामिछाने ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट और 73 मैचों में लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ये 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। और भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अमेरिका में होने वाले मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी 2026 में खेलने वाले पहले कैप्टन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये ब्राजील के तेज गेंदबाज लौरा कार्डोसो ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय एक मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। विजडन क्रिकेट अल्मानेक 2026 में भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? दीप्ति शर्मा को। तमिलनाडु की रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है। आईपीएल में 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से सम्मानित किया है। और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। ये महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण के सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बन गई यूपी वॉरियर्स की। और जनवरी 2026 में 885 रेटिंग अंकों के साथ आईसीसी ओडीआई वनडे टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। और आईसीसी के आधिकारिक घोषणा के पश्चात आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड ने लिया है। आईसीसी ने रोहित शर्मा को 2026 में टी20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में 700वां विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज का कीर्तिमान अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने यूएई के विरुद्ध मुकाबले में प्राप्त किया है। स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। इसका विजेता भारत एवं उपविजेता बांग्लादेश बना है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज गेंद शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और एलन ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में मात्र 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है। ये भारत ने मार्च 2026 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। ठीक है, भारत ने अहमदाबाद में ना। मार्च 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है। इसे आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप्स, ब्लैक स्टोन और बोल्ट वेंचर्स के एक कंसोर्टियम संघ ने लगभग 16,700 करोड़ रुपए में एक रिकॉर्ड कीमत में खरीदा है इसको। आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन को सबसे अधिक बोली 25 करोड़ के साथ खरीदा है। रोहित शर्मा ने 352 छक्के लगाकर एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला गया। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 9वीं बार ट्रॉफी जीती है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी है।
और महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से सम्मानित किया। किसको? ऋचा घोष को, है ना। संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का आधिकारिक राजदूत नियुक्त किया है। किसको? संजू सैमसन को, है ना। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि वर्ष 2023 से 25 में आयोजित विभिन्न खेलों के शुभंकर को भी देख ही लेते हैं। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 ये राजगीर में आयोजन हुआ था और शुभंकर इसका चांद था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 ये आयोजन बिहार में हुआ था, इसके शुभंकर थे गज सिन्हा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और उज्ज्वला इस बोरिया की शुभंकर थी। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 इसका आयोजन दीव में हुआ है और इसके जो शुभंकर है वो पर्ल है, डॉल्फिन। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में हुआ आयोजन इसका और हिम तेंदुआ इसके शुभंकर है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और तेजस और तारा इसके शुभंकर हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजन हुआ है और मोनाल पक्षी मौली इसके शुभंकर है। ये 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में हरबिन चीन में हुआ है और बिन और नीनी बाग सावक इसके शुभंकर है। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस द फ्रेगरिस इसके शुभंकर हैं और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 के इस जो आयोजन हुआ था पेरिस में हुआ था, द फ्रेगरिस इसके भी शुभंकर हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के आयोजन हुआ था लेह और गुलमर्ग में। सीन ए सी या शान एक हिम तेंदुआ इसके शुभंकर है ना। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, उज्ज्वला एक गोरैया इसका जो है शुभंकर है। और पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है और बोम्मन एक हाथी इसका शुभंकर है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा में इसका आयोजन हुआ है और ओली इसके शुभंकर हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 ये कतर में आयोजन हुआ है और लाइव इसके शुभंकर हैं इसके, है ना। और फीफा महिला विश्व का 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसके शुभंकर वहां पे आयोजन किया गया और उसके शुभंकर हैं ताजुनी है, पेंगविन एक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 22वां का आयोजन भारत में हुआ है और इवा एक एशियाई शेरनी इसके शुभंकर है ना। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहां पे आयोजन हुआ था? उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। इसका थीम था ग्रीन गेम्स और टैग लाइन था संकल्प से शिखर तक। मसाल का नाम तेजस्विनी था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराज तैराकी में थे और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी धी निधि दे सिंघू तैराकी में थे। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 32 प्रतिस्पर्धी खेल शामिल थे और 4 प्रदर्शन खेल के रूप में मलखंब, कलारीपट्टू, राफ्टिंग और योगासन को शामिल किया गया है। पदक तालिका देख लेते हैं। इसमें पहला रैंक और सर्विसेज देख लेते हैं। इसमें पहला जो रैंक है वो सर्विसेज है, स्वर्ण 68 है और रजत जीता कितना 26 और कांस्य 27 और कुल 121 है, ठीक है सर्विसेज में। दूसरा रैंक है महाराष्ट्र है, 54 स्वर्ण है और 71 रजत है और कांस्य 76 है और फिर कुल 201 है। हरियाणा इसमें तीसरे रैंक में है और कुल स्वर्ण 48 है, रजत 47 है, 58 कांस्य है। कुल टोटल है इसमें कितने पदक है? 153। बिहार जो है वो 29वें स्थान पर है, स्वर्ण 1, 6 रजत, 5 कांस्य और 12 कुल टोटल इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। इससे आगे देख लेते हैं फ्रेंड, हम अभी पूरा खेल को देख रहे हैं। आपको मुश्किल लग रहा होगा कि खेल में इतना कैसे याद करेंगे, तो जब वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो खेल के प्रश्न भी आपको याद हो जाएंगे, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं लॉन टेनिस। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन के थे और उप विजेता हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया के और महिला एकल विजेता एलेना राय बाकिना कजाकिस्तान के और उप विजेता आरियाना सवालेंका बेलारूस के, है ना। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता हैं अलेक्जेंडर जेवेरेव जर्मनी के, उप विजेता हैं फ्लेवियो कोबोली इटली के और महिला एकल विजेता हैं मीरा एंड्रेवा रूस के, है ना। उप विजेता हैं माचा च्वालिस्का पोलैंड के हैं और विंबलडन ओपन 2025 जो है पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर रहे इटली के, उप विजेता रहे कार्लोस अल्काराज स्पेन के और महिला एकल विजेता इगा स्वीएटेक, तो उप विजेता अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका के, है ना। यूएस ओपन 2025 को देख लेते हैं। पुरुष एकल विजेता रहे कार्लोस अल्काराज स्पेन के, अभी मैंने ऊपर में एक बार देखा था इसको, कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के थे और उप विजेता रहे जैनिक सिनर ये इटली के और महिला एकल विजेता आरियाना सवालेंका बेलारूस के और उप विजेता अमांडा अनिसिमोवा ये अमेरिका के थे, ठीक है।
अब देख लेते हैं हम लोग इटालियन ओपन 2026 और फिर मैड्रिड ओपन 2026 और फिर इंडियन वेल्स 2026 देख लेते हैं। ठीक है, पुरुष एकल विजेता रहे इटालियन ओपन 2026 में सैनिक सिन्नर जो इटली के थे, और मैड्रिड ओपन में पुरुष विजेता रहे जैनिक सिन्नर जो भी इटली के थे, ये भी थे सेम, और इंडियन वेल्स में भी जैनिक सिन्नर, मतलब तीनों जगह इन्होंने एक विजेता थे। ठीक है, और महिला एकल विजेता हम देख लेते हैं एलिना स्वितोलिना, ये यूक्रेन के थे इटालियन ओपन 2026 में, और मैड्रिड ओपन 2026 में जो महिला एकल विजेता है उसका नाम है मार्टा कोयात्सुक और यूक्रेन के हैं। और फिर इंडियन वेल्स 2026 की जो महिला एकल विजेता है वो आर्याना सबालेका और बेलारूस के हैं। ये 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। इतालवी टेनिस स्टार जैनिक सिनर ने मार्च 2026 में कैलिफोर्निया के इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में आयोजित प्रतिष्ठित BNP पारिबा ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीता है। और डेविस कप 2025 113वां संस्करण है, आज इटली में हुआ है, और इसकी विजेता इटली है और उप विजेता स्पेन है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने 31 अक्टूबर 2025 को पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। और फिर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया। स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी तथा 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स हम इसमें। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता और ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पहले कौन थे? जिमी कॉनर्स 109 ATP और दूसरे रोजर फेडरर 103 ATP है ना। नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी किया है। अब देख लेते हैं हॉकी, देख लेते हैं फ्रेंड्स। 12वां पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2025, इसका आयोजन हुआ था राजगीर में, बिहार में है ये। और 11वां महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 चीन में हुआ था। विजेता इसमें 12वां पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत रहा है और उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। और 11वां महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो चीन में आयोजन हुआ था इसका, उसमें चीन स्वर्ण पदक और भारत इसमें रजत पदक इसमें इन्होंने हासिल किया है। 15वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 देख लेते हैं, इसका आयोजन हुआ था यूपी में, विजेता पंजाब रहा है और उपविजेता मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025, इसके आयोजन इसका हुआ था हरियाणा में, विजेता झारखंड रहे हैं और हरियाणा इसके उप विजेता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं FIH जूनियर। यहां देखिए FIH जूनियर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 विजेता जर्मनी रहा है और उप विजेता स्पेन रहा है। ठीक है, 16वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026, विजेता झारखंड और उप विजेता मध्य प्रदेश रहा है। और 16वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, विजेता उत्तर प्रदेश और उप विजेता मध्य प्रदेश। सुल्तान अजलान शाह कप 2025, इसका आयोजन इपोह मलेशिया में हुआ था, विजेता बेल्जियम और उप विजेता भारत रहा है इसका। ठीक है, हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर से हार्दिक सिंह पुरुष और नवनीत कौर महिला को सम्मानित किया गया है। और काका मिगाहारा जापान में आयोजित अंडर 18 हॉकी कप 2026 में भारतीय पुरुष टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच जॉर्ड मारिन को बनाया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी गुरंजत सिंह ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने करियर में 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले तथा 23 गोल किए। भारतीय हॉकी ने 2025 में अपनी 100 वर्ष 1925 से 2025 की गौरवशाली यात्रा पूरी की है। इस शताब्दी समारोह का आयोजन 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली की मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भव्य रूप से किया गया है। भारत की पहली महिला हॉकी कोच प्रीतम सिवाच, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है ये। ठीक है, उरुग्वे में आयोजित 2025 पैन अमेरिकन कप में अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला हॉकी दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। और पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 के विजेता तमिलनाडु बना है और पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता बंगाल टाइगर्स बना है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता ओडिशा वॉरियर्स बनी है। और पुरुष हॉकी लीग इंडिया 2026 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, ओडिशा में, विजेता कलिंगा लांसर्स।
और उपविजेता रांची रॉयल्स है इसके, है ना। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, मुक्केबाजी देख लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो है, इसका आयोजन लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ था। भारत को कुल 4 पदक मिले, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य मिले हैं। स्वर्ण पदक मीनाक्षी हुड्डा और विजेता खिलाड़ी जैस्मिन लेम्बुरिया है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 जुलाई 2025 में आयोजित हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था और भारत ने कुल 11 पदक जीता, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य है। साक्षी, जैस्मिन और नुपुर इसके स्वर्ण पदक विजेता रहे खिलाड़ी, ठीक है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में 57 केजी भार वर्ग में जैस्मिन लंबोरिया ने पहला स्थान हासिल किया है और नागपुर में 4-11 अप्रैल 2026 तक 7वीं अंडर 17 जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में भारत ने 5 पदक, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन उलान बटार मंगोलिया में संपन्न हुआ। भारत ने कुल 16 पदक, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं। बॉक्सिंग के 50 केजी भार वर्ग में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने दाइची इवाई जापान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और विश्वनाथ सुरेशा, मीनाक्षी प्रिया और अरुंधति चौधरी स्वर्ण विजेता रहे हैं इसके, ठीक है। अब फुटबॉल के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले मुक्केबाजी देख रहे थे। फुटबॉल में 79वां संतोष ट्रॉफी 2026 में इसका आयोजन हुआ था ढाकुवाना, असम में और विजेता सर्विसेज रहे 8वीं बार, उपविजेता केरल रहा है। 78वां संतोष ट्रॉफी 2025 आयोजन हुआ था हैदराबाद, तेलंगाना में और इसके विजेता रहे पश्चिम बंगाल 33वीं बार और उपविजेता केरल रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं फीफा पुरुष विश्व कप 2022, 22वां संस्करण है और फीफा महिला विश्व कप 2023 ये 9वां संस्करण है, ठीक है। फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन जो हुआ था ये कतर में हुआ था। विजेता रहे अर्जेंटीना 3री बार और जो उप विजेता थे वो फ्रांस थे, है ना। और फीफा महिला विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन इसका हुआ था और इसके विजेता रहे स्पेन पहली बार और इंग्लैंड जो है इसमें उप विजेता रहे हैं। अब देख लेते हैं डुरंड कप 2025 134वां संस्करण है। विजेता रहे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और उप विजेता डायमंड हार्बर रहे हैं। और डुरंड कप 2024 जो है 133वां संस्करण है। इसके विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रहे हैं और उप विजेता मोहन बगान रहे हैं इसके। 33वां फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक 3 देशों USA, मैक्सिको, कनाडा में किया जाएगा और इसके आधिकारिक शुभांकर क्लच रहेंगे, जायू और मैपल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फीफा वर्ल्ड 2026 का यह संस्करण कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही है इसमें। इस वर्ष फीफा विश्व कप में इतिहास के सबसे बड़े विस्तार 32 से 48 टीमों के कारण केप वर्डे, मकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान अपने इतिहास में पहली बार फुटबॉल की सबसे बड़े मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित प्रिंसेप ऑफ एस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह शानदार उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन गए हैं। ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा देश में महिला युवा क्लब फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए पहली अंडर 17 महिला युवा लीग का शुभारंभ किया गया है। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कुल 18 गोल करके यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। 7 साल बाद यह ट्रॉफी भारत ने जीती है ना। इस चैंपियनशिप का आयोजन मडगांव, गोवा में किया गया है। यहाँ देखिए, मालदीव में आयोजित SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब बांग्लादेश ने भारत को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर जीता है। हाल ही में भारत को फीफा महिला विकास कार्यक्रम के लिए विश्व के 12 चयनित देशों में शामिल किया गया है। फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी पेशेवर फुटबॉल में 900 गोल करने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो
965 प्लस गोल ऐसा करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। और 2025 SAFF अंडर 17 पुरुष और महिला चैंपियनशिप का विजेता भारत रहा है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान पाने वाले 17वें फुटबॉलर बने हैं। और इंटरनेशनल हाँ यहाँ देखिए, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल करने में मदद लियोनेल मेसी बन गए हैं इसमें, ठीक है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीती है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। फ्रांस के वर्ल्ड कप जीतने वाले डिफेंडर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता भारत था, उपविजेता बांग्लादेश रहा है। और इंडियन सुपर लीग 2024-25 के विजेता मोहन बगान था, उपविजेता बेंगलुरु FC बना है। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील करेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बैडमिंटन, ठीक है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन निगबो चीन में हुआ था और विजेता सी युकी है, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। और उप विजेता आयुष शेट्टी है, रजत है, ठीक है। कुबेर कप 2026 इसका आयोजन डेनमार्क में हुआ था, विजेता साउथ कोरिया रहे हैं और उप विजेता चीन रहे हैं। थॉमस कप 2026 इसका आयोजन हुआ था हॉर्ने डेनमार्क में, विजेता चीन रहा और उप विजेता फ्रांस रहा है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2026 आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था और पुरुष विजेता इसके रहे हैं लिन चुन यी ताइवान के और उपविजेता लक्ष्य सेन भारत के रहे हैं, ठीक है। थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था और पुरुष एकल विजेता जैकी उबैदिल्ला रहे हैं, ठीक है। और महिला एकल विजेता देविका सियाग भारत की रही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विजेता इसमें पुरुष में रहे थे विक्टर एक्सलेसन, हाँ। महिला विजेता अन से यंग। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ था। विजेता ली सी फेंग चाइना की है, उपविजेता किदाम्बी श्रीकांत भारत की है। सुधीर रमन 14वां कप 2025 आयोजन चीन में हुआ था, विजेता चीन रहा है, उपविजेता दक्षिण कोरिया रहे हैं। WF सुपर 300 खिताब बैंकॉक में आयोजित किया गया है और भारत की देविका सिहाग ने यह खिताब जीता है और उपविजेता गो जिन वेई मलेशिया की रही है। और BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन स्थल गुवाहाटी असम के सेमीफाइनल में भारत इंडोनेशिया से हरा करके पहली बार कांस्य पदक जीता है भारत ने इंडोनेशिया को, ठीक है। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के कृष्णा नागर, तुलसीमती मुरुगसेन, नित्या श्री सुमति शिवन और नितेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी वाली शेट्टी ने चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में वुमेन सिंगल्स में रजत पदक जीता है। और डेनमार्क के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सलेसन ने हाल ही में 32 वर्ष की उम्र में लगातार पीठ की चोट के कारण पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। इंडोनेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी एवं बिन्नाला ने महिला एकल में 2 पदक जीता है। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 सिंगल्स खिताब जीता है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कुश्ती नेक्स्ट वीडियो में हम कुश्ती को पढ़ेंगे और इससे आगे भी खेल हमारा बाकी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खेल के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।